नमस्कार, मैं हूं विवेक कुमार, लेक्चरर ऑफ सिविल इंजीनियरिंग इन गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज सिरोही। आज हम लोग इस क्लास में सहकारी समिति क्या होती है, क्या विशेषताएं हैं और उनके क्या लाभ है, साथ ही सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं और उसके क्या क्या प्रकार है, इनको आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सहकारी समिति से, ठीक है। तो एन वेरोक के अनुसार, या उन्होंने जो सहकारी समिति की परिभाषा दी थी वो है, सहकारी समिति उन व्यक्तियों का स्वैच्छिक संगठन होता है जो कि अधिकतर श्रमिक और छोटे उत्पादक होते हैं तथा अपनी घरेलू तथा व्यापारिक स्थिति में सुधार लाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके पर संयुक्त प्रबंध के अंतर्गत संगठित होते हैं। वह सभी मिलकर पूंजी इकट्ठी करते हैं। अब उनके अनुसार जो सहकारी संगठन होता है वो एक तरह से स्वैच्छिक संगठन होता है। उसमें कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा के अनुसार जुड़ सकता है और अपनी इच्छा के अनुसार उस संगठन से हट भी सकता है, ठीक है। दूसरा, ये जो संगठन, इस प्रकार के जो संगठन बनाए जाते हैं वो छोटे उत्पादकों या फिर जिनकी आय बहुत अल्प आय होती है, उन उत्पादकों द्वारा इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं कि वो अकेले किसी व्यापार को स्टार्ट करने में सक्षम नहीं होते। तो उनके बराबर या जो छोटे आय वाले जो लोग होते हैं उनके आपस में मिलकर, उनके द्वारा जो आपस में मिलकर कुछ पूंजी इकट्ठी की जाती है और उस पूंजी की जो इकट्ठी होती है उसके द्वारा एक संगठन चलाया जाता है या व्यापार चलाया जाता है, ठीक है। तो ये था सहकारी समिति। अब सहकारी समिति का जो मेन उद्देश्य है वो उनके जो सदस्य होते हैं उनकी सेवा करना या समाज की सेवा करना, ठीक है। तो ये समाज में वो वाले लोग जिनकी आय बहुत कम होती है, उन लोगों के लिए इस तरह के संगठन बनाए जाते हैं, इस तरह की समितियाँ बनाई जाती है, ठीक है। अब जो सहकारी समिति की जो विशेषता है वो ये है कि सहकारी समिति एक स्वैच्छिक संगठन है। सदस्य जब तक चाहे सदस्यता में रह सकता है और चाहे अपना अंश हटाकर सदस्यता को छोड़ सकता है। ये एक तरह से पूरी तरह से स्वैच्छिक संगठन है। इसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से जुड़ता है और अपनी इच्छा से हट सकता है, ठीक है। सदस्यता की कोई सीमा नहीं होती, इसमें सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। जितने लोग अपनी इच्छा से अब इस संगठन के साथ जुड़ सकते हैं, इसमें अधिकतम सदस्यों की कोई सीमा नहीं है। सामान्यतः अंश का मान 1 से 10 रुपये तक होता है। इसका जो शेयर होता है उसका जो सामान्यतः जो रेट होती है वो 1 रुपये से 10 रुपये, उसका जो मूल्य होता है वो 1 रुपये से 10 रुपये तक होता है। कि छोटे अंश के मूल्य होने या छोटे अंश, एक अंश का मूल्य छोटा होने के कारण कोई भी व्यक्ति इसके शेयर को खरीद सकता है, ठीक है। तो कोई भी इस सदस्य इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ सकता है। तीसरा है, इसकी प्रबंधकीय मंडल लोकतांत्रिक समानता के आधार पर चुना जाता है। इसका जो मैनेजमेंट का कार्य देखने के जो समिति होती है, जो बोर्ड होता है, उसका वही इस समिति के सदस्य हैं जिन्होंने इस समिति के संगठन, इस समिति या ऑर्गेनाइजेशन के शेयर खरीद रखे हैं, वो सदस्य इसके लिए जो बोर्ड होता है उस बोर्ड में उनका जो चुनाव किया जाता है उस चुनाव में अपना वोट दे सकते हैं। वो सभी सदस्य मिलकर इस समिति को चलाने के लिए एक बोर्ड का गठन करते हैं जो इस समिति के पूरे प्रबंध या पूरे मैनेजमेंट का कार्य वो देखते रहते हैं, ठीक है। दूसरा, इन समितियों का रजिस्ट्रेशन करवाना आवश्यक है, करवा सकते हैं। यदि इन समितियों का रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है तो सरकार की तरफ से अपने को जो भी सुविधाएं मिलती है, चाहे वो ऋण की सुविधा हो या चाहे फिर वो उनके द्वारा इनकम टैक्स और जो स्टाम्प ड्यूटी होती है उससे भी उनको छूट मिलती है। तो इन सुविधाओं का उनको लाभ तभी होगा जब वो समिति का रजिस्ट्रेशन, जो सरकारी संस्थान बनी हुई है वहाँ पर जो रजिस्ट्रार बैठता है उनके ऑफिस में यदि उन समितियों का रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तभी इन सुविधाओं का लाभ इस समिति को मिल सकता है, ठीक है। तो ये था कि सहकारी समिति की क्या विशेषता है। अब सहकारी समिति उनके उद्देश्यों के अनुसार बनाई जाती है, इसलिए सहकारी समिति अलग अलग प्रकार की होती है। जैसे उत्पादक सहकारी समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति, गृह निर्माण सहकारी समिति, ऋणदाता सहकारी समिति और सहकारी कृषि समिति। तो उनके उद्देश्यों के अनुसार अलग अलग प्रकार की समितियां बनाई जाती है। अब जो समिति होती है उनके कुछ एडवांटेज भी होती है तो उनके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सहकारी समितियों के क्या फ़ायदे या क्या लाभ है। यह उत्पाद सस्ता बेचती है,
क्योंकि इसमें विज्ञापन आदि पर कोई खर्च नहीं करना पड़ता। अब जो भी समितियाँ होती है इसमें एक तरह से लघु उद्योग, जो लघु उद्योगों में और जो प्रोडक्ट होते हैं तो उनमें किसी भी तरह का विज्ञापन पे कोई खर्चा नहीं आता, इसीलिए ग्राहक को इनके उत्पाद सस्ते पड़ते हैं। ठीक है, लेखा इत्यादि रखने तथा प्रबंध के कार्यों का खर्चा न्यूनतम होता है क्योंकि सदस्य अवैतनिक रूप से स्वयं ही काम करते हैं। अब इसमें जिन लोगों का पैसा लगा हुआ होता है या गृह उद्योग में क्या होता है कि लोग बिना सैलरी के इसमें, यानी कि खुद का काम होता है तो वो खुद आपस में मिलकर कार्य करते हैं, तो इनको किसी भी प्रकार की कोई सैलरी नहीं देनी पड़ती। या जो भी मैनेजमेंट के कार्य या लेखा इत्यादि अकाउंट पे जो खर्च होता है वो इनके खर्चा किसी भी प्रकार का नहीं होता, वो खुद ही उनका कार्य सारा देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अदर जो खर्चे आते हैं वो बहुत कम होते हैं। यह अपने कर्मचारियों को अच्छा वेतन व स्थिति प्रदान कर सकते हैं। अब यदि इनको कोई कर्मचारी रखना पड़ता है तो वो उनको एक अच्छी सैलरी भी दे सकते हैं। ठीक है, यह क्योंकि सामुदायिक सेवा के लिए आता है, इसमें अधिक लाभ, कालाबाजारी तथा जमाखोरी जैसी बुराइयां नहीं होती। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना। तो इसी समाज की सेवा के कारण इसमें कोई अधिक लाभ कमाने के कारण, यानी कि कभी अधिक लाभ कमाने के चक्कर में जो प्रोडक्ट होते हैं उनकी क्वालिटी वो नहीं गिराते, या फिर इसमें कालाबाजारी या जमाखोरी जैसी कोई भी घटनाएं इसमें नहीं होती है। ठीक है, इसमें खरीद सीधे उत्पादकों से होती है तथा बिचौलियों का लाभ भी कम हो जाता है। अब इसमें जो भी प्रोडक्ट होता है वो सीधे ही ग्राहकों को बेचा जाता है मालिक के द्वारा, या जो भी समिति चला रहे हैं उनके द्वारा सीधे ग्राहकों को बेचा जाता है। इसमें बिचौलियों का लाभ कम हो जाता है, तो उससे क्या होता है उन आने उत्पादकों को या जो भी ग्राहक होता है उनको कम रेट पर वो प्रोडक्ट मिलने लगता है। यह भारतीय कृषकों की समस्याओं में भी सुधार हेतु उचित है, उन्हें भंडारण, ऋण आदि की सुविधाएं प्राप्त हो सकती है। अब जो भी किसान वर्ग होते हैं, यदि वो किसान वर्ग मिलकर आपस में कोई समिति बना दे तो उस समिति के द्वारा भी उनकी जो भी उत्पाद हुआ है उसको उनको स्टोरेज करने की भी उनको सुविधाएं इसके तहत मिल सकती है। ठीक है, इसमें लाभ का हिस्सा समान रूप से निश्चित दर से वितरित किया जाता है। अब इसमें जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट का जो भी उनके अंश लगे हुए हैं, जिस रेशो में उनका पैसा लगा हुआ होता है उस रेशो में उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, और कुछ शेष राशि बचती है तो वो समाज के विकास कार्यों में लगा दी जाती है। इसका कुछ हिस्सा क्या है जो भी समाज के विकास के लिए भी लगाना पड़ता है। ठीक है, सामान्य जनता को लाभ पहुँचाती है। इसका जो लोकल पब्लिक होती है जो गांवों तक है उन तक भी उनका लाभ पहुंचने लगता है। ठीक है, इसमें सरकार के ऋण के रूप में अधिक राशि लेना संभव है। अब सरकार के द्वारा समितियों को विशेष तौर पर ऋण सुविधाएं दी जाती है ताकि छोटे छोटे जो उद्योग चला रहे हैं या गृह उद्योग चल रहे हैं उनको मजबूती प्रदान हो सके। सदस्यों में सहकारिता एवं सहयोग की भावना उत्पन्न करती है। अब इसके जो भी सदस्य होते हैं वो आपस में मिलकर एक दूसरे को सहयोग की भावना से काम करते हैं, तो इनसे क्या होता है कि सहकारी समिति या जो भी समिति या व्यापार है वो तरक्की करने लगता है। ठीक है, तो ये थे सहकारी समितियों के लाभ। अब सहकारी समितियों की हानि क्या होती है? इसके सदस्य क्योंकि अधिकतर अल्प आय वर्ग वाले होते हैं अतः पूंजी सीमित मात्रा में इकट्ठी की जाती है। अब जो जैसे साझेदारी थी या जो जॉइंट स्टॉक कंपनी थी उनके कंपैरिजन में इसमें जो इन्वेस्टमेंट की पूंजी होती है वो बहुत कम इकट्ठी होती है, क्योंकि इसमें जो सदस्य होते हैं उनकी आय बहुत अल्प होती है। इसीलिए यदि कोई सहकारी समिति द्वारा कोई व्यापार को बढ़ाना चाहता है या उसमें अधिक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है तो वो इस तरह की समिति में संभव नहीं है। ठीक है, आर्थिक स्रोत सीमित रहने से उच्च योग्यता वाले व्यक्तियों को नौकरी में रख पाना संभव नहीं है। अब इसमें क्या है, इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम होता है, तो यदि आपको किसी उच्च योग्यता यानी कि हाई एबिलिटी वाले अगर व्यक्ति को नौकरी पर रखना है तो वह इसमें संभव नहीं है, क्योंकि उसको इतनी सैलरी आप दे नहीं पाओगे। ठीक है, इसमें कठोर व अच्छी देखरेख की आवश्यकता होती है। इसमें है कि खुद ही लोग मैनेजमेंट देखते हैं, तो इसमें एक अच्छी देखरेख की आवश्यकता है, यानी कि आपस में सही तरीके से उसको प्रबंधन को चला सके और वो देख सके ताकि जो समिति होती है वो कहीं नुकसान में नहीं चली जाए। ठीक है, इसमें व्यापार यद्यपि सदस्यों के लिए किया जाता है परंतु असदस्यों को मना कर पाना संभव नहीं है। इसमें जो भी व्यापार किया जाता है उसका मेन है वो उसके जो भी उनसे जुड़े हुए सदस्य उन्हीं के लिए वो व्यापार किया जाता है, परंतु इसमें जो कुछ लोग सदस्य नहीं हैं यानी कि कुछ समाज के लोग हैं उनको भी
इससे दूर रख पाना संभव नहीं है या उनको मना नहीं कर पाते, वो भी उस समिति से कभी भी जुड़ सकते हैं। प्रबंध अधिकतर अक्षम होता है। अब इसमें जो भी लोग जुड़े हुए होते हैं वो अल्प आय वाले होते हैं, तो इसमें ज़्यादातर क्या होता है कि जो भी उनकी मैनेजमेंट देखने वाले होते हैं वो प्रबंध के लायक लोग नहीं होते, उनमें वो एबिलिटी नहीं होती कि उनके मैनेजमेंट को सही तरीके से वो संभाल पाए। ठीक है, सदस्य सामान्यतः अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश करते हैं। इसमें ये भी देखने में आया है कि जो भी इसके सदस्य होते हैं जिसका मेन रोल होता है मैनेजमेंट या वो कभी कभार अनावश्यक लाभ उठाने की कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, तो ये था सहकारी समिति क्या होती है, उनकी विशेषता क्या है, उनकी लाभ और हानियाँ क्या है। अब सार्वजनिक उपक्रम, सार्वजनिक उपक्रम किसे कहते हैं, उनकी क्या क्या प्रारूप है। तो सार्वजनिक उपक्रम को वैसे अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे राजकीय उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, राष्ट्रीयकृत उपक्रम, सरकारी उद्यम, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। ये वो उद्योग होते हैं जिनकी स्थापना सरकार द्वारा जनहित में सरकारी कोष से धन प्रदान करके की जाती है। इसकी जो स्थापना की जाती है वो सरकार के द्वारा की जाती है, यानी कि इसमें जो भी पैसा लगा हुआ होता है वो सरकार का ही लगा हुआ होता है। ठीक है, सार्वजनिक उपक्रम से आशय एक ऐसे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम से जिसका स्वामित्व, प्रबंध, संचालन तथा नियंत्रण केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, केंद्रीय तथा राज्य सरकार या सरकारी अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के अंतर्गत है। अब सार्वजनिक उपकरण ऐसे उद्योग होते हैं जिनका पूरा स्वामित्व, यानी कि जिस पैसा लगा हुआ होता है वो सरकार का लगा हुआ होता है। इसका जो मैनेजमेंट का कार्य देखते हैं, प्रबंध का जो कार्य देखते हैं वो भी सरकार के द्वारा देखा जाता है। अब दूसरा, इसमें जो पैसा लगा हुआ चाहे वो केंद्र सरकार का भी हो सकता है, राज्य सरकार का भी हो सकता है, या दोनों ने मिलाकर भी किसी उद्योग को स्थापित किया हो सकता है। ठीक है, इनकी समस्त जो भी प्रबंध का कार्य है, इनकी संचालन का कार्य, सारा कार्य देखा जाता है वो सरकार के द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है, दूसरा है जो सार्वजनिक उपक्रमों के प्रकार, अलग अलग प्रकार के सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, उसमें सबसे पहले है विभागीय उपक्रम। इसमें सरकारी उपक्रमों के संगठन का यह सबसे प्राचीनतम प्रारूप है। इस प्रकार के प्रारूप में संपूर्ण प्रबंध, नियंत्रण, वित्तीय प्रबंध आदि सभी सरकार के हाथों में होता है। इस प्रकार के संगठन का सर्वेसर्वा संबंधित मंत्री ही होता है। साधारणतः इस प्रकार के उपक्रम लाभ कमाने की दृष्टि से नहीं चलाए जाते। अब क्या होता है, जो विभागीय उपक्रम होता है उसका जो संपूर्ण मैनेजमेंट होता है या जो भी फाइनेंशियल रिलेटेड वर्क होता है वो सरकार के द्वारा ही देखे जाते हैं। अब इसका जो सर्वेसर्वा होता है कि उस उपक्रम या उससे रिलेटेड जो मंत्री होता है उसी के पास सारे अधिकार उसके होते हैं, उस उद्योग के सारे अधिकार उससे रिलेटेड मंत्री के पास ही होते हैं। दूसरा, सरकार इस तरह के जो उपक्रम लगाते हैं उनका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता, वहाँ देश की सेवा के लिए या देश में रहने वाले जो पब्लिक है, जो लोगों है, उनको उनकी मूलभूत सुविधाएं प्रोवाइड करवाने के लिए भी इस तरह के उद्योग चलाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार के प्रारूपों का चुनाव ऐसे उद्योगों को चलाने किया जाता है जिसमें गोपनीयता परम आवश्यक है। अब कुछ उद्योग ऐसे होते हैं जिनकी गोपनीयता बनाए रखना बहुत आवश्यक होता है, इसीलिए सरकार ने इस प्रकार के उद्योगों को चलाने के लिए अपने पास रख रखा है, यानी कि उस प्रकार के उद्योग सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं, उनके द्वारा ही स्थापित किए जाते हैं। जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ, या फिर जो सुरक्षा संबंधी उद्योग है, जो सेना से रिलेटेड है, इस प्रकार के जो भी उद्योग होते हैं वो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। तो ऐसे कुल 20 उद्योग है जिनको सरकार के द्वारा ही चलाए जाते हैं, क्योंकि उनमें गोपनीयता बहुत आवश्यक होती है। ठीक है, दूसरा है सार्वजनिक निगम। जो MC शुक्ला के अनुसार जो सार्वजनिक निगम की डेफिनेशन है वह है, सार्वजनिक निगम वह संगठित संस्था है जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, उसके निश्चित अधिकार तथा कार्य होते हैं, जो वित्तीय मामलों में पूर्ण स्वतंत्र होती है और जिसकी निश्चित क्षेत्र में तथा निश्चित प्रकार की वाणिज्यिक क्रिया में कार्य सीमा निर्धारित होती है। जो MG शुक्ला ने कहा था कि वह एक जो सार्वजनिक निगम है एक प्रकार की ऐसी संस्था है जिसका निर्माण विधान बनाने वाली सभा द्वारा होता है, यानी कि संसद के अंतर्गत इनका स्थापना होती है और उनके सारे अधिकार या उनके जो भी फाइनेंशियली रिलेटेड वर्क होते हैं वो उनके पास सुरक्षित रहते हैं। ठीक है,
निगम के किसी भी कार्य के लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता। निगम जो भी कार्य करता है उनके लिए सरकार को उत्तरदायी नहीं ठहराया जाता, क्योंकि इसका प्रबंध या जो भी उनका संचालन है वो निगम के अधिकारियों द्वारा ही देखा जाता है। ठीक है। निगम के लिए वैधानिक रूप से यह आवश्यक नहीं है कि अपनी नीति निर्धारण करने, महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने, अधिकारियों की नियुक्ति करने आदि में सरकार से सलाह ले। अब जो भी निगम होती है, यदि वो पॉलिसियाँ बना रही है, उनको रिक्रूटमेंट कर रही है, तो उनको सरकार से सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। ये जैसे दामोदर वैली कॉरपोरेशन, औद्योगिक वित्त निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जीवन बीमा निगम यानी कि LIC, तो इस प्रकार के जो भी उद्योग होते हैं वो सार्वजनिक निगम के अंतर्गत आते हैं। इसमें कुछ हिस्सा सरकार का लगा हुआ तो होता है, परंतु इनका जो भी प्रबंध या जो भी मैनेजमेंट का कार्य होता है वो निगम के अधिकारियों द्वारा ही देखा जाता है। उसमें सरकार ज़्यादा अपनी तरफ से हस्तक्षेप उसमें नहीं कर सकती। ठीक है। तीसरा है कंपनी प्रारूप। सार्वजनिक उपकरणों के संगठन का एक महत्वपूर्ण प्रारूप संयुक्त पूंजी कंपनी है। सरकारी स्वामित्व होने के कारण इन कंपनियों को सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी से आशय एक ऐसी कंपनी से है जिसकी प्रदत्त अंश पूंजी का कम से कम 51% भाग केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी अंशतः केंद्रीय और अंशतः एक या अधिक राज्य सरकारी के पास हो। अब ये उस प्रकार की कंपनियां हैं जिनकी हिस्सेदारी यानी कि 51% जो हिस्सेदारी होती है वो सरकार के पास होती है, चाहे वो केंद्रीय सरकार हो या राज्य सरकार हो। इसीलिए इनको, या फिर सरकारी स्वामित्व होने के कारण इसीलिए इनको सरकारी कंपनियां भी कहा जाता है। तो ये एक तरह से संयुक्त पूंजी कंपनी की तरह ही होती है। और इसमें क्या होती है, जो सरकार की हिस्सेदारी ज़्यादा होने के कारण जो भी इनका संचालन होता है वो सरकार के नियमों के तहत ही किया जाता है। जैसे जो भी PSU होती है, पब्लिक सेक्टर जो यूनिट होती है वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, सिंदरी फर्टिलाइजर फैक्ट्री, हिंदुस्तान शिपयार्ड आदि अनेक प्रकार के इस तरह से कंपनियां होती है जो कि सरकारी कंपनियां या उनके कंपनी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ है बोर्ड या मंडल द्वारा। राजकीय उपक्रमों के प्रबंध एवं संचालन की एक विधि बोर्ड संगठन है। इस बोर्ड में विभिन्न संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया जाता है। उसकी स्थापना का उद्देश्य राजकीय उपक्रमों के नियमों से अधिक सुदृढ़ एवं शीघ्र निर्णय लेना होता है तथा समन्वय को सरल करना होता है। हमारे देश में कई बोर्ड बनाए गए हैं, जैसे भाखड़ा कंट्रोल बोर्ड, चंबल कंट्रोल बोर्ड, कोयला कंट्रोल बोर्ड, ऑल इंडिया हैंडीक्राफ्ट बोर्ड। अब इस प्रकार के जो बोर्ड होते हैं, जो संगठन होते हैं, मंडल होते हैं, उनको क्या होता है, वो सरकार के द्वारा संचालित तो होते हैं, परंतु उनकी जो भी मैनेजमेंट का कार्य होता है या उनके जो संचालन का जो कार्य होता है उसके लिए एक बोर्ड बनाया जाता है। उस बोर्ड में जो भी सरकार के जो मंत्रालय होते हैं उनके प्रतिनिधियों को उसमें सम्मिलित किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि समय समय पर यदि उनको कोई डिसीजन लेना होता है, उनको कोई निर्णय लेना होता है, तो वो निर्णय अधिक या तीव्र गति से लिए जा सके, या उनकी जो कोऑर्डिनेशन है, उनमें जो उनका संचालन है उसको थोड़ा सरल करने के लिए इस प्रकार के बोर्ड बनाए जाते हैं। ठीक है। तो ये बोर्ड क्या पर्टिकुलर उसी वर्क को देखते हैं। ठीक है। फिफ्थ है मिश्रित निगम। मिश्रित निगम से आशय ऐसे निगम से है जिसके स्वामित्व तथा प्रबंध में सरकार तथा निजी क्षेत्र का मिश्रण हो। अब ये उस प्रकार के उद्योग है जिसमें सरकार और कुछ निजी क्षेत्र के लोग होते हैं, वो आपस में मिलकर पैसा लगाते हैं और व्यापार को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सरकार की पूंजी भी लगी होती है और निजी क्षेत्र के व्यक्तियों की भी पूंजी लगी रहती है। ठीक है। दूसरा, इनका जो मैनेजमेंट के लिए एक बोर्ड का चुनाव किया जाता है, यानी कि उसका जो मैनेजमेंट है या उनके जो संचालन है उसके लिए क्या है, जो भी सरकारी क्षेत्र के जो अंशधारी है या निजी क्षेत्र के जो अंशधारी है उनके द्वारा एक बोर्ड का गठन किया जाता है। वो बोर्ड सारे इनके संचालन से रिलेटेड या मैनेजमेंट से रिलेटेड उनके डिसीजन लेते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना से सार्वजनिक उपक्रमों की सफलता की आशा निजी क्षेत्र के समान की जा सकती है। अब इसमें निजी क्षेत्र के व्यक्तियों का भी इंटरेस्ट होता है, तो सब मिलकर ये काम करते हैं, इसीलिए इसमें अधिक सफलता मिलने की संभावना रहती है। ठीक है। तो ये थे कि सार्वजनिक उपक्रम क्या है और कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को पढ़ेंगे। ठीक है। ओके, थैंक यू।